हेलो प्यारे दोस्तों। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के क्रम में आज हम लोग संप्रेषण कम्युनिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हर शिक्षण बिंदु पर चर्चा होगा और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ आप अपने यूपी टेट या आल टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियो को टॉपिक वाइज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विधि में सारा वीडियो आप पा जाएंगे। तो बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये जब मेरा बाल विकास कंप्लीट हो जाएगा तब हम 2 टॉपिक को लेकर आएंगे, गणित और क्या कहते हैं हिंदी। तो अभी हमारा जो है यही चलेगा, बाल विकास। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम संप्रेषण में क्या पढ़ेंगे? कम्युनिकेशन में संप्रेषण का अर्थ पढ़ेंगे, संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व पढ़ेंगे, संप्रेषण के घटक की क्या कारक पढ़ेंगे, संप्रेषण के प्रकार पढ़ेंगे, प्रभावी संप्रेषण के तरीके पढ़ेंगे। इन पॉइंटों पर हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं कि संप्रेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। सामान्यतः संदेशों एवं विचारों के आदान प्रदान को हम पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का वास्तविक अर्थ होता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं संदेशों को भेजना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उन्हें सटीक और सही अर्थ समझना। जिस रूप और अर्थ में संप्रेषक चाहता है, संप्रेषण को आंग्ल भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस आंग्ल भाषी शब्द का निर्माण लैटिन के कम्युनी शब्द से हुआ है। इसका आशय है सामान्य विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान से होता है। तो बच्चों अब देखिए, इस प्रकार संप्रेषण शब्द सम और प्रेषण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। सम का अर्थ है भली प्रकार, प्रेषण का अर्थ है भेजना। संदेश व सूचनाओं को भली प्रकार प्रेषित करना जिससे सामने वाला उस संदेश को यथावत भली प्रकार ग्रहण कर सके। तो बच्चों, मेन रूप से आप जानेंगे संप्रेषण क्या है। अगर हम कोई बात आपको कह रहा हूँ, आप उसको सुन रहे हो, सुनने के बाद आप जो उत्तर दिए तो वही चीज़ है संप्रेषण। मैंने कुछ बताया, आप तक पहुँचा, वही संप्रेषण है। ठीक है, आपने ग्रहण किया। अब देखते हैं संप्रेषण की, देखिए कुछ परिभाषाएं हैं, देखते हैं। पॉल लीगन्स के अनुसार संचरण या संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा 2 या अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनियमन करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश, अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है। इंग्लिश में बच्चों ये है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच 2 or more people exchange fact, ideas, feelings, impression and the like in a manner that is the receiver gains a clear understanding of the meaning, interact and use of the message। ठीक, संप्रेषण या संचार एक प्रक्रिया है जो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होता है तथा इसके माध्यम से आवृत्तियाँ, इच्छाओं, आदर्शों एवं सूचनाओं इत्यादि का आदान प्रदान होता है। शिक्षण प्रक्रिया में संचार शब्द के लिए उपयुक्त शब्द संप्रेषण है। करे के अनुसार किसी वस्तु के विषय में समान या सहभागी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का उपयोग ही संप्रेषण है। यद्यपि मनुष्यों में संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम भाषा ही है,
फिर भी अन्य प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर IP तिवारी। संप्रेषण जीवन की एक क्रिया है। इसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रेषण जीवन के साथ शुरू होता है और जीवन के अंत के साथ खत्म हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आवश्यकता एवं महत्व, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। शिक्षण की समस्त प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के से ज्ञान, बोध एवं समझ विकसित करने के लिए की जाती है। अतः ज्ञान की संरचना शिक्षण के स्रोत से एवं एक महत्वपूर्ण संरचना है। इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में शिक्षक तथा छात्र दोनों ही सक्रिय रहकर अंतर प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में संचार के माध्यमों से आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक के द्वारा पाठ की प्रस्तुतिकरण के समय प्रशिक्षुओं एवं बालकों के समक्ष पाठगत विषय उपस्थित किया जाता है। उद्देश्य कथन के समाप्त होने के पश्चात बालक का ध्यान नए पाठ पर किस प्रकार केंद्रित हो, नए ज्ञान से किस प्रकार परिचित कराया जाए, यह समस्या शिक्षक के सम्मुख आती है। वास्तव में यह उत्सुकता बढ़ाने का काम शिक्षक भली प्रकार से करता है, इसीलिए इसे संप्रेषण कौशल कहा जाता है। पाठ्यवस्तु का स्वाभाविक तार्किक स्वरूप में व्यवस्थित करना शिक्षक का ही कर्तव्य है। पाठ्यवस्तु के विभिन्न सोपान इस प्रकार बनाने चाहिए कि उनकी तारतम्यता का कोई प्रभाव न पड़े। आगे आने वाले सोपान का आभास पहले सोपान से ही मिले। विभिन्न सोपानों के स्पष्टीकरण के पश्चात पुनः संवेद कर दिया जाता है ताकि पाठ संपूर्ण रूप से ग्रहण करने में विद्यार्थियों को सहायता मिले। पाठ के विभाजन के विषय में किसी विद्वान ने कहा, यह विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि प्रत्येक सोपान स्वयं में पूर्व इकाई साथ साथ आगे आने वाले सोपान से संबंधित हो, अर्थात प्रत्येक सोपान पूर्व सोपान से उत्पन्न हुआ प्रतीत होना चाहिए। आगे बच्चों देखेंगे, छात्रों से पूर्व अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों शिक्षण से पूर्व शिक्षक को छात्रों से पूर्व अनुभव की जानकारी लेनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधार पर उसे नवीन ज्ञान देना ही शिक्षण की सफलता का प्रतीक है। निर्देशात्मक, अच्छे शिक्षण में संप्रेषण आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। शिक्षक को अपने कौशल से ही ऐसी परिस्थिति या वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसके अनुसार छात्र सहज ही गुण ग्रहण की ओर झुकता है। अच्छी योजना, संप्रेषण का विषय, समय, शिक्षक परक, शिक्षोपकरण तथा इनमें प्रयोग की जाने वाली शिक्षण पद्धति आदि मिलकर एक अच्छे संप्रेषण की योजना बनाती हैं। उसका शिक्षण कौशल उसकी श्रेष्ठ पाठ्य योजना पर निर्भर करता है। शिक्षण में संप्रेषण प्रणाली बद्ध या सुव्यवस्थित होना चाहिए। उचित पथ प्रदर्शन, संप्रेषण शिक्षण का वह भाग है जिसमें शिक्षक के निर्देश शिक्षार्थी के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। प्रशिक्षुओं को यह दिशा निर्देश देकर समझाने का प्रयास किया जाता है कि वह अपनी कक्षा में बच्चों को किस प्रकार रोचक तरीके से पढ़ाएंगे। जनतंत्रात्मक, कक्षा का वातावरण सामाजिक एवं जनतंत्रात्मक होना चाहिए। ऊंच नीच की भावना से परे समता का भाव से शिक्षण करना चाहिए। बालकों की कठिनाइयों का निदान, यह स्वाभाविक है कि बालक प्रत्येक विषयों में पारंगत नहीं होता है। कोई विषय उसे सरल लगता है तो कोई विषय कठिन। शिक्षक का दायित्व है कि वह कठिन लगने वाले विषय को रोचक व सरल बनाते हुए उसकी कठिनाइयों का निदान करे। उपचारपूर्ण होना चाहिए, अच्छा शिक्षण उपचारपूर्ण होता है। अध्यापक उनके मूल्यों को सहज तरीके से बताते हुए उन्हीं की सहायता से उनमें सुधार का प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह तभी संभव है जब शिक्षक स्वयं रुचि
लेकर उस नवीनतम सरल प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए बालक को व्यक्तिगत एवं सामूहिक कठिनाइयों का उत्तम उपचार करें। अधिगम से संप्रेषण का संबंध। किसी वातावरण के सीधे संपर्क से प्राणी अपने व्यवहारों में जो परिवर्तन लाता है वही सीखना है। सीखना एक क्रियाशील प्रक्रिया है, उस पर चारों ओर के वातावरण का प्रभाव पड़ता रहता है। उसकी रुचि, झुकाव, निपुणता, योग्यता एवं शक्ति उचित सीखने की प्रक्रिया की उपज है। अच्छे संप्रेषण में अच्छे प्रश्नों का चयन कर उनसे पूछना चाहिए। शिक्षण की निपुणता किसी हद या सीमा तक प्रश्नोत्तर पर आधारित होती है। प्रश्नों की सहायता से पाठ आगे बढ़ता है तथा बालक को प्रेरित करने पर उनका ध्यान उनकी सहभागिता के कारण विषय वस्तु पर केंद्रित करता है। प्रश्नों के द्वारा विषय वस्तु के प्रति बालकों की जिज्ञासा तथा रुचि जागृत होती है, जिससे कि उसकी रुचि पाठ के प्रति बनी रहे। संप्रेषण का महत्व। संप्रेषण जीवन पर्यंत सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें हमारी समस्त इंद्रियां, आँख, कान, हाथ, शरीर के समस्त अंग क्रियाशील रहते हैं। संप्रेषण शिक्षण का वह भाग है जिसमें शिक्षक के निर्देश प्रशिक्षुओं और शिक्षार्थियों के पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से संप्रेषित विषय के प्रति उनकी रुचि, जिज्ञासा व ध्यान केंद्रित करता है। संप्रेषण के द्वारा ही शिक्षण को रोचक एवं सरल बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, नामांकन की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विद्यालय में बच्चों के ठहराव की स्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब संप्रेषण की भाषा शुद्ध एवं स्पष्ट हो, स्वर स्थिर हो, प्रश्न सरल एवं स्पष्ट हो, सार्थक हो, सामायिक एवं कक्षा वातावरण के लिए अनुकूल हो, अन्य आवश्यक परिस्थितियों को स्थान दिया गया हो, छात्र ध्यान केंद्रित कर पाते हों, क्योंकि एक सफल शिक्षण श्रेष्ठ संप्रेषण पर आधारित है, जिससे न केवल पाठ की रोचकता बढ़ेगी अपितु अधिगम का अनुपात भी बढ़ेगा। अब देखेंगे हम लोग संप्रेषण के घटक या कारक, फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन। प्रेषक है, कम्युनिकेटर है। क्या है? कम्युनिकेटर है। वो क्या एक संदेश पहुंचा दिया, किसके माध्यम से? किसी न किसी के माध्यम से पहुंचाया, चाहे ठीक है। और कहाँ गया? अचीवर पर जिसके पास पहुंच गया, किसके पास? जो रिसीवर था। और वह फिर प्रतिक्रिया दिया और फिर प्रेषक उसको ये उसी में प्रतिपुष्टि भी, फीडबैक भी आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेषक, सेंडर या कम्युनिकेशन। प्रेषक एवं माध्यम की सफलता का मूल आधार संदेश होता है। संदेश को सामाजिक विषमता, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद एवं अन्य बुराइयों से आच्छादित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर लोगों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सह अस्तित्व, शांति एवं आपसी सौहार्द को बढ़ाने वाला होना चाहिए। शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी एवं प्रेषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि संप्रेषण भावी शिक्षकों को सही दिशा निर्देश देने से संबंधित है, तो प्रेषक को इस बात को पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रशिक्षुओं को इस प्रकार संप्रेषित करे जिससे लाभान्वित होकर वह शिक्षक बनने के उपरांत कक्षा में बच्चों को किस प्रकार की उनकी रुचियों, आदतों, आवृत्तियों, आकांक्षाओं, वातावरण एवं सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे, इसकी जानकारी हो सकेगा। आज के बाल केंद्रीय शिक्षण में प्रमुख तत्व छात्र स्वयं हैं, अर्थात छात्र की आयु, मूल्य, आकांक्षाएं, बौद्धिक स्तर तथा आदतें एवं मनोभावनाएं शिक्षण संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। इसलिए संप्रेषण के समय छात्र हित को विशेषता ध्यान में रखना चाहिए। प्रेषक को शिक्षण एवं विषय से संबंधित शिक्षण
के उद्देश्यों की जानकारी भली प्रकार होनी चाहिए ताकि अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वह पर्याप्त साधन एवं सुविधाएं शिक्षण हेतु जुटा सकें। प्रेषक को अपना संदेश भली भांति प्रेषित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट है छात्रों की बौद्धिक स्तर पर उद्देश्य की जानकारी, स्वयं का व्यक्तित्व, विषय वस्तु का चयन, पाठ्य योजना का निर्माण, उचित शिक्षण विधि एवं सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है। व्यक्ति विभिन्नताओं का ध्यान, कक्षा का वातावरण, बालक का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, समवाय विषयों के सहसंबंध पर आधारित शिक्षण, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, निष्पक्ष भाव। दूसरा घटक आपका कारक है संदेश, मैसेज। संदेश से आशय पाठ वस्तु से है। प्रेषक ग्राही को जो कुछ भी सिखाना चाहता है, इस कार्य हेतु अपना जो अनुभव, ज्ञान व शिक्षण के माध्यम से प्रेषित करता है, उसे संदेश कहते हैं। यदि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सूचना जानकारी दी जाती है, दूसरा व्यक्ति समझ लेता है, तो यह संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण पूरा होने के लिए संप्राप्ति की आवश्यक है अथवा किसी के द्वारा कही गई बात को उसी तरह समझ लेना संप्रेषण कहलाता है। उदाहरण: प्रेषक स्कूल, स्टेशन, स्थान आदि शब्दों को शुद्ध बोलना एवं लिखना सिखाना चाहता है। वह पहले स्वयं शुद्ध उच्चारण करके सिखाएगा। यदि फिर भी ग्राही ने उसे सही तरीके से नहीं सीखा, वह स्कूल को स्कूल, सकल स्टेशन को स्टेशन, टेंशन और स्थान के स्थान पर ई स्थान, आस्थान बोलना लिखता है, तो यह प्रेषक उसे श्यामपट्ट पर या चार्ट पट्टिका पर लिखकर भली भांति स्पष्ट करके समझाए। देखो तो मीडियम माध्यम प्रेषक या प्रपत्र के बीच का मेल कराते हैं। यह दोनों के मध्यस्थता का कार्य करता है। वर्तमान समय में अनेक संप्रेषण माध्यम प्रचलित हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, ओवरहेड प्रोजेक्टर, पैकेज टेलीफोन, VCR आदि। प्रेषक अपनी आवश्यकता, उपयोगिता की दृष्टिगत रखकर अपने संदेश को संप्रेषित करने के लिए किसी एक माध्यम या सभी माध्यमों को सम्मिलित के रूप में उपयोग कर सकता है। माध्यम सुलभ, सस्ता, लोकप्रिय, व्यवहारिक क्रियाविधि को मानने वाला होना चाहिए। ग्राही, अचीवर। ग्राही अर्थात ग्रहण करने वाले, प्राप्त करने वाले, सीखने वाला, संप्रेषण द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को ग्रहण करने वाले को ग्राही कहलाता है। संप्रेषण के 3 प्रमुख घटक है: संप्रेषण, संदेश, ग्राही। तीनों का ही आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है। संप्रेषण, संदेश, ग्राही। प्रतिपुष्टि। इसका तात्पर्य है संप्रेषक अर्थात शिक्षक ने विद्यार्थियों या ग्राही को जिस किसी विषय की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी, उसको ग्राही विद्यार्थी कितना सीखा, उसे कितनी उपलब्धि हुई, इसको संप्रेषक बीच में विद्यार्थियों की सहभागिता हुई। इसको संप्रेषक बीच में विद्यार्थियों की सहभागिता को से जान लेता है कि वह समझ रहा है कि नहीं। यदि वह सामूहिक रूप से कम सीख रहा है या उसकी सीखने की उपलब्धि कम हो रही है, तब ऐसी स्थिति में संप्रेषक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर उसकी इस कमी को दूर करता है। बालक को कौन सा विषय किस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था करता है।
ग्राही अन्य नामों से प्रपापक या प्राप्तकर्ता, ग्रहणकर्ता, विषयी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक। जिस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाला व्यक्ति को सीखने की ओर उत्सुक करने के लिए बीच बीच में पुनर्बलन या पृष्ठपोषण दिया जाता है, जिससे सीखने में तारतम्यता, क्रमबद्धता एवं ध्यान की एकाग्रता बनी रहे, उसी प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया में भी प्रापक को समय समय पर प्रतिपुष्टि देना आवश्यक होता है, जिससे वह संदेश के प्रति जागरूक रहता है। प्रतिपुष्टि में प्रापक में नए जोश का संचार होता है और वह प्राप्त संदेश को वह करके देखने और उनकी व्यावहारिकता की ओर वह प्रेरित होता है। उसकी ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक विचारधाराएं क्रियात्मक की ओर अग्रसर होता है। तो बच्चों, प्यारे दोस्तों, आज यहीं तक का। इसका भाग 2 कल आएगा। भाग 1 ये है। तो बच्चों, वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।